हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन प्रीवियस चैप्टर और प्रीवियस टॉपिक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक रिलेशनशिप निकल के आया था, ड्राइव किया था हमने वो रिलेशनशिप, जिसको हम लोग बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। और वो रिलेशनशिप था बिटवीन द एंट्रोपी एंड द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो फिर मैंने आपको वहाँ पे एक चीज़ और बोली थी कि चलो हम लोग एक्सप्रेशन तो निकाल लिए, रिलेशनशिप निकाल लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे कि ये जो वहाँ पे रिलेशन में के प्रेजेंट था वो वास्तव में था क्या। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो के प्रेजेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है या फिर इसका मतलब क्या है। तो इस वेरिफिकेशन ऑफ के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ के लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग रिलेशन पढ़े थे इसमें जो आपका एस है वो आपका क्या है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ओमेगा क्या है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। और के आपका एक कांस्टेंट था। अब इस कांस्टेंट को हमको प्रूव करना है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बराबर आता है। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे सिस्टम की जिस सिस्टम में हम लोग ये वेरिफिकेशन प्रूव करेंगे। तो ऐसे सिस्टम के लिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं आइडियल गैस के लिए। तो हमको पता है आइडियल गैस जो होती है वो हमारी परफेक्ट गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसमें कुछ अजम्पशन हम लोगों ने देखे थे कि आइडियल गैस अगर हमारी है तो उसको कुछ अजम्पशन फॉलो करना चाहिए। जैसे था कि हमारा जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पॉइंट लाइक या फिर कह सकते हो उनका साइज़ बहुत छोटा या फिर बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं। वो कह सकते हो कि उनका साइज़ 0 होता है बट मास नॉन जीरो होता है। और दूसरा अजम्पशन अगर मैं बोलूँ तो दूसरा अजम्पशन था कि जो आपका आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, या कह सकते हो कि उनका जो नेचर है वो नॉन इंटरेक्टिंग नेचर टाइप का होता है, वो एक दूसरे से इंटरेक्टिव नहीं होते। तो ये दो अजम्पशन हमारी अगर कोई गैस फॉलो करती है तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस। सो नाउ अगर ये चीज़ हमको मालूम है तो हमको एक रिलेशन भी मालूम होना चाहिए फॉर आइडियल गैस के लिए। हम लोग लिखते हैं PV = nRT, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और ये तो आपको मालूम ही होगा कि जहाँ पर P होता था आपका क्या, प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द पिस्टन, एंड B होता था आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस, और N आपका क्या है, मोल्स ऑफ द गैस या फिर नंबर ऑफ मोल्स, और आपका क्या था, सिंपल गैस कॉन्स्टेंट, और आपका T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके बाद आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था TDS इक्वेशन। TDS इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं इस रिलेशन को, या फिर कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ मिलाकर हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती थी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होते थे। तो हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को मिला के कुछ इस तरीके से हम लोग के रिलेशन सेटअप करते थे, जिसको TDS इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर इस TDS इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, जहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, चेंज इन एंट्रोपी जो होती है वो इक्वल होती है CV ln TF माइनस TF डिवाइडेड बाई TI प्लस NR ln BF/BI। अब ये मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा डेल्टा का। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन एंट्रोपी, जब सिस्टम आपके एक इनिशियल स्टेट में था फाइनल स्टेट में गया तो कितना चेंज आया एंट्रोपी में, वो डिपेंड करता है कि आपका फाइनल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया और इनिशियल वॉल्यूम कितना था। अब यही चीज़ अगर मान के चलो कांस्टेंट टेम्परेचर फिर आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर कह सकूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हम लोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। कह सकते हो कि फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर बराबर होता है, इसलिए इस टर्म को हम लोग क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। गॉट इट। तो यहाँ तक हमको ये मालूम होना चाहिए था आइडियल गैस के बारे में, TDS इक्वेशन के बारे में। सेकेंड टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन, वो है आपका एवोक्यूएटेड सिस्टम। अब एवोक्यूएटेड सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर बहुत 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 कम है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि मान के चलो आपका कोई एक गैस कंटेनर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स भरे थे, हम इस कंटेनर से सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे उनको बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वैक्यूम। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या है, प्रेशर बहुत 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 कम है, या फिर कह सकते हो कि उसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एवोक्यूएटेड सिस्टम। अब इस सिस्टम का यूज क्या है वो हम लोग डेरिवेशन में देख लेंगे। थर्ड वन आपको लिए जो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग, वो होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी। आई थिंक प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब है, आई थिंक, तो लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि मान के चलो हम लोगों ने अभी तक क्या किया था कि कोई हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते थे और जो हमारी फेवरेबल इवेंट्स थी उनको हम लोग ऊपर रखते थे और फिर डिवाइड में
टोटल जो इवेंट्स आते थे वो नीचे लिखते थे, या फिर कह सकते हो सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ जो भी टोटल इवेंट्स थे उनको हम लोग यहाँ पे लिखते थे और हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे। ये मैथमेटिकली था हमारा। बट जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो हमको पता है थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इस तरीके की बातें करते हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसका वॉल्यूम क्या है, कैपिटल वी है, टोटल वॉल्यूम कैपिटल वी है इस पूरे कंटेनर का, और अगर मैं किसी पर्टिकुलर इसके सब सेक्शन की बात करूं, राइट, इस सब सेक्शन की बात करूं कि सपोज ये आपका V1, V2, V3 एंड V4 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर V1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए क्या होता फॉर्मूला, फेवरेबल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख सकते हो V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, या कह सकते हो इक्वल टू V। ओके, अगर इस वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी पूछूं कितना होना चाहिए, V2 डिवाइडेड बाई कैपिटल वी, इसकी कितनी होगी V3 डिवाइडेड बाई कैपिटल वी, इसकी कितनी होगी V4 डिवाइडेड बाई वी। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी फॉर पर्टिकुलर रीजन। ये बात 3D में कर रहे हैं हम लोग। अगर 2D की बात करते हैं तो एरिया वाली बात आ जाती है यहाँ पे। गॉट इट। तो यहाँ तक अगर ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत आती हैं समझ में, तो हमारे लिए डेरिवेशन में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो चीज़ें भी हमारे लिए आसान हो जाएंगी समझने के पर्पज़ से। तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर डेरिवेशन की। तो लास्ट लेक्चर जहाँ से हम लोग ख़त्म किया था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने लैंग्वेज वाइज लिखा है, उस चीज़ को पहले हम लोग पढ़ते हैं, दैन इसके बाद समझने का ट्राई करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पर जो बोल्ट्जमैन रिलेशन था वो हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आया था कि कैपिटल एस या फिर एंट्रोपी इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं डेरिवेशन के लिए या फिर प्रूव करने के लिए एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें 1 मोल आइडियल गैस हमने फिल की, गॉट इट। एक कंपार्टमेंट का प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। अब वो जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है एक ऐसी कंपार्टमेंट की तरफ जो एवोकेटेड है, मतलब प्रेशर 0 है और वॉल्यूम V2 है। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि कुछ इस तरीके का है। मान के चलो आपके पास एक आइडियल गैस फील्ड है जिसमें एक कंपार्टमेंट का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, दूसरे कंपार्ट का वॉल्यूम V2 है, बट वो वैक्यूम में है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक साइड का प्रेशर कम है, एक साइड का प्रेशर ज़्यादा है, तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम भी अलग अलग है, गॉट इट। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ के जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें इस बॉल पर प्रेशर डालेंगे और एक्सपेंड होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ द गैस। अब होगा क्या, आफ्टर सम टाइम या फिर आफ्टर सम इंटरवल क्या होगा कि पूरी गैस एक्सपेंड हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपार्टमेंट की जो बॉल थी यहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएगी यहाँ तक। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम इंटरवल जो आपका सिस्टम बन जाएगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसके लिए वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2 और प्रेशर हो जाएगा टोटल प्रेशर P। गॉट इट। तो यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो हमारे लिए और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे, देख लेते हैं। मान के चलो बिफोर स्टार्टिंग या फिर कह सकते हो कि जो एक्सपेंशन नहीं हो रहा था उसके पहले इस कंप्लीट सिस्टम के लिए जिसमें 2 कंपार्टमेंट थे, इस कंप्लीट सिस्टम के लिए जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स थी वो हमारी ओमेगा 1 थी, और आफ्टर एक्सपेंशन इसकी अंतर्गत जो हमारी माइक्रो स्टेट्स हो गई वो हमारी ओमेगा 2 है, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं या फिर बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। एक सिस्टम था, 2 कंपार्टमेंट थे, एक्सपेंशन हुआ आइडियल गैस का और वो कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरीके के सिस्टम में। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा और टर्मिनोलॉजी। क्या हमको मालूम है कि इनिशियली इन कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम था वो सिर्फ डिफरेंट था, V1 V2, बट आफ्टर एक्सपेंशन वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस V2। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखी है, आफ्टर एक्सपेंशन जो आपका सिस्टम की टर्मिनोलॉजी हो गई कुछ इस तरीके से कि उसका वॉल्यूम हो गया आपका V1 प्लस V2, उसमें जो प्रेशर है वो आपका P है, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की बात करूँ वो आपकी इस तरीके से लिखते हैं हम लोग ओमेगा 2 से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा माइक्रोस्टेट्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी थी बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर, या कह सकते हो कि आफ्टर एक्सपेंशन। तो जब हम लोग एक्सपेंशन के पहले जब हम लोग ओमेगा 1 ओमेगा 2 की बात कर लेते हैं, जो कि पर्टिकुलर हमारी थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से उनको हम लोग जानते हैं, तो मैंने वही चीज़ लिखी है कि सपोज मान के चलो कि आपके पास इस वॉल्यूम V1 में आपको मालूम है कि 1 मोल गैस हुआ, 1 मोल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं 10⁻³ तो मैं करता क्या हूँ कि एक पार्टिकल के लिए 1 मोल गैस में से किसी एक पार्टिकल के लिए अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देख लेते हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बताई थी कि मान के चलो एक वॉल्यूम टोटल V है,
ये कंपार्टमेंट B1 B2 B3 B4 में ऐसे डिवाइडेड था। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा कंपार्टमेंट लेता हूँ या फिर ऐसा सिस्टम लेता हूँ जिसका कंपार्टमेंट 2 है, B1 B2, ठीक है। टोटल वॉल्यूम B है आपका, जो कि B1 प्लस B2 है। अब इसमें कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आपको पता है कि इसके लिए फेवरेबल कितना होगा, B1 होगा, और टोटल वॉल्यूम कितना अवेलेबल है, B2 है। कैसे? क्योंकि इसमें प्रेशर इस साइड आपका कितना है, 0 है, इस साइड प्रेशर कुछ है, तो ये प्रेशर इस साइड आपका नॉट इक्वल टू 0, इस साइड आपका इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए अगर इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस मॉलिक्यूल के लिए जो फेवरेबल वॉल्यूम है वो आपका B1 है, और अवेलेबल या फिर टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो वो आपका B1 प्लस B2 है। तो मैंने वही चीज़ लिखी है कि मान के चलो कोई एक पार्टिकल के लिए मैं थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी लिखता हूं, सपोज वो ith पार्टिकल है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, B1 डिवाइडेड बाई B1 प्लस B2। इतनी बात समझ आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका एक पार्टिकल के लिए। ऐसे पार्टिकल्स या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये हमारा अगर B1 कंपार्टमेंट में जो वॉल्यूम में B1 में प्रेजेंट थे पार्टिकल्स, एक के लिए अगर हमारा इतना है तो ऐसे हर एक पार्टिकल के लिए भी यही होगा, क्योंकि वो हमारे B1 में प्रेजेंट थे। तो मैंने वही चीज़ लिखा है कि ये जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है वो सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होगी। कैसे? ये हो गया हमारा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जिसमें हम लोग मान के चलो वो आपके नंबर ऑफ n पार्टिकल्स थे, और n क्या हमारा 1 मोल है। तो ऐसे सभी पार्टिकल्स के लिए जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी हो गई, B1 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। इस तरह तो समझ में आता है ना, क्योंकि वो B1 में प्रेजेंट थे। ओके, सो अगर मैं कहूँगा आपसे कि टोटल प्रोबेबिलिटी बताइएगा। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपको पता है कि मान के चलो जब हमारी प्रोबेबिलिटी की बात होती है कंप्लीट सिस्टम के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होती है उनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और हमारे जो पार्टिकल्स थे वो आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं, और वो एक दूसरे से नॉन इंटरेक्टिंग है। तो अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूँ उससे पर्टिकुलर कंपार्टमेंट B1 वॉल्यूम वाले की, तो हमारी कितनी हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी, उसको मैंने लिखा ω1 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B1 प्लस B2, फिर मल्टीप्लाई होगा B1 दूसरे पार्टिकल के लिए, तीसरे पार्टिकल के लिए, ऐसे n पार्टिकल से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर, ठीक है। ओके, सो आफ्टर गेटिंग फर्स्ट इक्वेशन, अब हम लोग बात कर लेते हैं आफ्टर एक्सपेंशन की। ये तो हमारे एक्सपेंशन के पहले की बात थी। अब एक्सपेंशन हो गया तो सिचुएशन कैसी हो गई वो भी चीज़ें देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन जब हुआ, आफ्टर एक्सपेंशन जो आपका वॉल्यूम था वो आपका B1 B2 जो डिवाइडेड था एक दूसरे कंपार्टमेंट में, वो एक्सपेंड होके कितना हो गया, B1 प्लस B2। और जब B1 प्लस B2 अगर हो गया, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा सिस्टम ऐसा था और ये आपका ऐसे कन्वर्ट हो गया B1 प्लस B2 में, ठीक है। अब यहाँ पे अब ऑब्वियसली पार्टिकल्स तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज हो नहीं रहे, एक ही मोल है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक पार्टिकल के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, फेवरेबल कितना है, B1 प्लस B2, टोटल कितना अवेलेबल है, B1 प्लस B2। दूसरे पार्टिकल के लिए भी कितना लिखोगे आप, B1 प्लस B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2। तो मैंने वही चीज़ लिखी। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम B1 प्लस B2 में एक पार्टिकल की बात करूँ तो उसके लिए थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करूँगा मैं, इस तरीके से जिसकी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। नाउ इसी प्रकार अब हम लोग उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम B1 प्लस B2 की बात कर ही रहे हैं, तो सेकंड पार्टिकल के लिए भी सेम कंडीशन है, क्योंकि वो नॉन इंटरेक्टिंग है, तो इंडिपेंडेंट से एक दूसरे से। तो हमारा सेकंड पार्टिकल के लिए भी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी, 1 हो गई। इस प्रकार हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कितने थे, 1 मोल थे, या फिर कह सकता हूँ n पार्टिकल्स थे, इन सब के लिए थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम होगी। और अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, जिसको मैंने ω2 लिखा है, वो हो जाएगा 1 × 1 × 1 × 1 × कितने टाइम्स, n टाइम्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 की पावर n, और 1 की पावर n इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इतनी बात समझ में आ जाती तो हमको मालूम है कि ω1 जो था वो बिफोर एक्सपेंशन, और ω2 जो था वो आफ्टर एक्सपेंशन हमारी सिस्टम की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई क्या, कि जब हमारा एक्सपेंशन नहीं हुआ था तो एक सिस्टम अलग स्टेट में था, आफ्टर एक्सपेंशन सिस्टम हमारा दूसरे स्टेट में पहुँच गया। तो अब जब हमने लगा थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी भी हमारी चेंज हो ही गई, तो हम लोग, अब आपको पता था कि जो हमारा एंट्रोपी था वो किसका फंक्शन था, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का। तो जब ओमेगा चेंज हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी भी चेंज होगी। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखना सही समझा कि हमको मालूम था कि बोल्ट्जमैन रिलेशन कुछ इस तरीके का था। तो अगर मैं कहूँ कि आप
बिफोर एक्सपेंशन जो हमारी थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में जो एंट्रोपी थी उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं S1 इक्वल टू KLN ओमेगा 1। और जब एक्सपेंशन हो गया कंप्लीट तो उसके लिए एंट्रोपी कैसे लिख सकता हूँ S2 इक्वल टू KLN ओमेगा 2। अब मैं क्या करता हूँ, चेंज देखता हूँ। तो चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा आपको मालूम है, आफ्टर एक्सपेंशन माइनस बिफोर एक्सपेंशन। तो S2 माइनस S1, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो डेल्टा S की वैल्यू है वो आपकी कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से डिफाइन होगी, है ना। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी तो आपके पास ये एक्सपेंशन आ जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ कि ओमेगा 2 ओमेगा 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। तो मेरे को पता था जो ओमेगा 2 की वैल्यू है वो कितनी है, 1 की पावर n इक्वल टू 1, और ओमेगा 1 की वैल्यू जो ओमेगा 2 की वैल्यू थी, अब ओमेगा जो आपकी 1 की वैल्यू थी वो कितनी थी, b1 डिवाइडेड बाई b1 प्लस b2 की पावर n, ये था ना। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपको पता है ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर आएगा, ये नीचे रहेगा, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ b1 प्लस b2 कुछ इस तरीके से। तो चेंज इन एंट्रोपी आपका आ गया दिस, है ना। तो यहाँ पे पता लॉग की प्रॉपर्टी से मैं n को क्या लिख सकता हूँ, आगे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब बात आती है हमारी जो हम लोग TDS इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी सॉरी। तो उसमें हमको करना क्या है कि जब एंट्रोपी चेंज की बात करते हैं या करते हैं बात कैसी, जब स्टेट चेंज हो रही हो किसी सिस्टम की, तो उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो हमारी इस तरीके से डिफाइन होती है, मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ पर n क्या है, 1 मोल है, तो यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी का इस तरीके से जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। गॉट इट। तो यही रिलेशन मैंने आपको पहले बताया था, है ना, ये वाला। तो ये चीज़ आपकी वही लिखी है जहाँ पे आपकी CV क्या है, हीट कैपेसिटी, ओके, और V लिखा है तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर कंडीशन में, तो इसको बोलते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस कंडीशन को या फिर इस एक्सपेंशन को हम लोग करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अगर मैं बात करूं कि जो एक्सपेंशन हो रहा था वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए है, तो ऐसे सिस्टम के लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर होता है। तो जब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर होगा तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में जो इनिशियल वाला टर्म था ना, पहले वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ln1 की वैल्यू 0, तो हमारे पास इतना पार्ट बचेगा। और n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऐसे आ जाएगा, है ना। तो इक्वेशन नंबर 5 जो कन्वर्ट हो गई वो हमारी ये हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 और 6 को जब हम लोग कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 4 आपकी ये थी, डेल्टा S इक्वल टू कितना था, n की ln b1 प्लस b2, अब दिख रहा होगा शायद, यस, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मतलब ln के अंदर वाला पार्ट हमारा मैच हो रहा, बाहर वाला जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो हमारा अलग अलग आ रहा। तो हमको पता है कि जब LHS बराबर है दोनों इक्वेशन के तो हमारे ये फैक्टर भी बराबर होंगे। तो जब फैक्टर बराबर रखता हूँ तो हमारा क्या आ जाता है, ये रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ से जो K है वो हमारा आ जाता है R डिवाइडेड बाई N। और जब 1 मोल की बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23। और जब इस चीज़ को आप लोग सॉल्व करते हो तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है इतनी, और यही हमारी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जो हम लोगों ने बोल्ट्जमैन रिलेशन निकाला और उसमें जो हमारा फैक्टर था कि वो कुछ नहीं, वो क्या हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ तक ये डेरिवेशन था, चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आई थिंक। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, कोई पार्ट समझ में नहीं आता। एंड नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि किस टॉपिक पे बनाना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको समझ में आती है चीज़ें तो आप लोग थोड़ा बहुत शेयर वगैरह कर दीजिएगा या फिर लाइक वगैरह कर दीजिएगा, जिससे मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, टेक केयर।